विदेश में हुआ निकाह भारत में मान्य है या नहीं? इस्लाम क्या कहता है? भारतीय कानून क्या कहता है? अगर किसी भारतीय मुस्लिम लड़के ने दुबई, सऊदी अरब, कतर या ब्रिटेन में निकाह किया हो, तो क्या भारत उस निकाह को मानेगा? क्या दोबारा भारत में शादी करनी पड़ेगी? अगर तलाक हो जाए तो किस देश का कानून चलेगा? आज हम कुरान, इस्लामी नियम और भारतीय कानून और विदेशी कानून सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम में निकाह एक पवित्र अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट है। निकाह के लिए मुख्य शर्तें क्या होनी चाहिए? आप हम सब सभी जानते हैं कि लड़का और लड़की की स्वतंत्र रजामंदी, मेहर का तय होना, गवाह का उपस्थित होना, सुन्नी शिया जो भी है, क्योंकि में गवाहों के नियमों में थोड़ा सा अंतर होता है सुन्नी और शिया के निकाह में। निकाह पढ़ाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, काजी या मौलाना। ऐसा रिश्ता ना हो जो इस्लाम में निषिद्ध हो। कुरान यानी कि सूरह अन-निसा में निकाह को मिसाकन गलीजा मजबूत अनुबंध कहा गया है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट। सूरह अल-माइदा में क्या कहते हैं? ए ईमान वालों, अपने वादों को पूरा करो। इसलिए इस्लाम में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि निकाह शरीयत की शर्तों के अनुसार सही तरीके से हुआ। भारतीय कानून क्या कहता है? हम आज इसी पर चर्चा करेंगे कि भारत में मुस्लिम सामान्यतः जो मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अंडर देखा जाता है। साथ ही यदि मामला अदालत तक पहुंचे तो साक्ष्य इंटरनेशनल निजी कानून यानी कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो होती है और अन्य भारतीय लागू अधिनियम जो होता है, कानून भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। भारत में कोई एक ऐसा कानून नहीं है जो ये कहे कि विदेश में हुआ हर निकाह अपने आप मान्य है। अदालतें आमतौर पे इन बातों पर ध्यान देती हैं कि निकाह जिस देश में हुआ है वहां के कानून के अकॉर्डिंग वैध है या नहीं, मतलब लीगल है या नहीं, निकाह की इस्लामी शर्तों के अनुसार हुआ है या नहीं, यदि दोनों मुस्लिम हैं, और यही मुद्दा है कि क्या दोनों पक्षों ने स्वतंत्र सहमति दी थी, क्या निकाह सार्वजनिक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध तो नहीं। उदाहरण मान के चलिए, हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। अहमद जो कि भारत का नागरिक है, फातिमा भी भारत की नागरिक है और दोनों भारत से नौकरी करने के लिए दुबई गए। दुबई में वहां पर उन्होंने वहां के नियमों के अनुसार निकाह कर लिया। दोनों का निकाह हो गया, निकाहनामा मिला। बाद में दोनों वापस अपने भारत वतन लौट आए। अब ऐसी स्थिति में भारत में ये निकाह कई मामलों में मान्य माना जा सकता है। क्यों? यदि निकाह उस देश के कानून और लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार वैध रूप से संपन्न हुआ है। लेकिन यदि कोई विवाद हो तो अंतिम निर्णय अदालत उपलब्ध तथ्यों और कानून के आधार पर करेगी। जैसे विदेशों में क्या नियम है, जैसे यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, विवाह वहां के लागू कानूनों और प्रक्रिया के अनुसार कराया जाता है। आमतौर पर आधिकारिक पंजीकरण और दस्तावेजी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में विवाह इस्लामी नियमों और स्थानीय कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार कराया जाता है। वहां के आधिकारिक रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बात करें अगर कतर, कुवैत, ओमान की, तो इन देशों में भी जो निकाह होता है, जो विवाह होता है, उसके लिए स्थानीय कानून की और प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो सब किए जाते हैं। अब बात करते हैं यूके की। केवल धार्मिक निकाह हमेशा अपने आप सिविल विवाह नहीं माना जाता। यदि दंपति चाहते हैं कि विवाह को यूके के
सिविल कानून के तहत भी मान्यता मिल जाए तो वहां की सिविल विवाह संबंधी आवश्यकताओं को पालन करना पड़ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विवाह तो हो गया, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं विदेश में विवाह कर लिया है, निकाह हो गया है, शादी हो गई है, अब पूरी दुनिया अपने आप मान्य हो जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है। हर देश के अपने कानून होते हैं और भारत में यदि विवाद अदालत तक पहुंचे तो अदालत तथ्यों, दस्तावेजों और लागू भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय निजी कानून के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय करेगी। निकाह हो गया, शादी हो गई, लेकिन उसके बाद अगर उनकी बात डाइवोर्स की आती है, तलाक की आती है, तो तब निर्णय कौन? में हमने जाना कि विदेश में हुआ निकाह कुछ परिस्थितियों में भारत में मान्य हो सकता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पति पत्नी के बीच विवाद हो जाए तो किस देश का कानून लागू हो गया? क्या विदेशी अदालत का तलाक भारत में मान्य होगा? और भारतीय संविधान इस बारे में क्या कहता है? भारतीय संविधान क्या कहता है? एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि हम बात कर रहे हैं जो लोग भारत के हैं और विदेशों में जाके शादी कर लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल 14 यानी कि समानता का अधिकार, हर व्यक्ति कानून की नजर में समान है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। शादी और परिवार से जुड़े कई मामलों में अदालतें इस अनुच्छेद की भी व्याख्या करती हैं। अनुच्छेद 25 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धर्म की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन ये सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, संविधान के सीधे ये नहीं कहता कि विदेश में हुआ निकाह मान्य है। यह विषय अलग अलग कानूनों और अदालतों के सिद्धांतों के आधार पर तय होता है। देखिए मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, आप समझिए भारतीय कानून में कौन कौन से कानून इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 मुस्लिम व्यक्तिगत मामलों में लागू होने वाला प्रमुख कानून है, जो कि फॉरेन मैरिज एक्ट यानी कि 1969, ये मुख्यतः उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो विदेशी देश में भारतीय दूतावास काउंसुलेट के माध्यम से इस अधिनियम के तहत विवाह करते हैं। ये हर विवाह मुस्लिम निकाह पर स्वतः लागू नहीं होता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सेक्शन 13 विदेशी अदालत के निर्णय भारत में कब मान्य होंगे, इसके सिद्धांत बताता है कि अगर विदेश में तलाक हो जाए तो यही सबसे ज्यादा विवाद वाला विषय है। हम आपको और आसान भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए रहीम और आयशा भारत के नागरिक हैं, दोनों भारत में रहते थे, लेकिन दोनों यूएई में अब रहने लगे जॉब की वजह से। वहां की अदालत से तलाक हो गया। अब सवाल ये है, क्या भारत भी उस तलाक को मानेगा? आंसर, क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि हर विदेशी तलाक अपने आप भारत में मान्य हो। भारतीय अदालत ये देख सकती है कि क्या विदेशी अदालत के पास अधिकार क्षेत्र यानी कि जुरिडिक्शन था, क्या दोनों पक्षों की सुनवाई का अवसर मिला, क्या निर्णय प्राकृतिक न्याय यानी कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुरूप था, क्या निर्णय भारतीय सार्वजनिक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध तो नहीं थी। इन सब चीजों को देखा जाएगा। सेक्शन 13 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी, ये प्रावधान हमें ये बताता है कि विदेशी अदालत का निर्णय किन परिस्थितियों में भारत में मान्य नहीं माना जाएगा। जैसे यदि अदालत के पास उचित अधिकार क्षेत्र न हो, यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न हुआ हो, यदि
निर्णय कहीं धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो, यदि निर्णय भारतीय कानून सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला। उदाहरण मान के वाय नरसिम्हा राव विवाय वेंकटा लक्ष्मी 1991 का ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी तलाक संबंधी महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए। अदालत ने स्पष्ट किया कि हर विदेशी डिग्री भारत में स्वतः मान्य नहीं होती, उसकी वैधता संबंधित यानी कि परिस्थितियों और कानून के आधार पर परखी जाती है। एक और उदाहरण, भारत के रहने वाले इमरान ने लंदन में निकाह किया, बाद में केवल यूके की अदालत से तलाक ले लिया, भारत आकर दूसरी शादी कर ली, जो कि इस्लाम में जायज है। अगर पहली शादी या तलाक की वैधता पर विवाद हुआ तो भारतीय अदालत दस्तावेज, लागू कानून और सभी तथ्यों की जांच करेगी। इसलिए ये मान लेना कि विदेश में तलाक हुआ है, इसलिए विदेश जाने वालों के लिए 5 जरूरी सलाह। देखिए, सबसे पहला है निकाहनामा सुरक्षित रखें, विवाह का आधिकारिक पंजीकरण जहां आवश्यक हो वहां कराएं, पासपोर्ट और पहचान संबंधी जो दस्तावेज होते हैं उसे अपडेट रखें, किसी भी कानूनी विवाद से पहले स्थानीय यानी कि लोकल और भारतीय दोनों कानूनों की जानकारी लें, अंतर्राष्ट्रीय परिवार कानून के मामलों में योग्य वकील से सलाह लें। देखिए, आखिरी सबसे पॉइंट क्या है, हम जो बताना चाह रहे हैं कि इस्लाम जो निकाह को एक गंभीर और सबसे पवित्र अनुबंध मानता है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मानता है, और भारत भी इसे वैध विवाह और कानूनी दस्तावेजों को महत्व देता है। लेकिन विदेश में हुआ निकाह या तलाक हर मामले में अपने आप भारत में मान्य होगा। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है कि जो अंतिम या लास्ट जो उनका डिसीजन संबंधित तथ्यों और लागू कानून और अदालतों की जांच पर निर्भर करता है। ठीक है, हम आपसे वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई अगली वीडियो में बताऊं कि जैसे दुबई, सऊदी अरब और कतर, ब्रिटेन, कनाडा जैसे मुस्लिम निकाह के नियम वहां पे कैसे हैं, क्या वो भी भारत की तरह एक है या एक दूसरे से अलग है? अलग है तो कैसे अलग है, हमें जरूर बताइए। पार्ट 3 आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए। या अगला भाग जो हमारा होगा देशवार के तुलना और व्यवहारिक उदाहरणों के साथ हम आसान भाषा में आपको बताएंगे, ताकि जो दर्शक है वो विदेशी नियमों को भी सरल भाषा में समझ सके। मैं एडवोकेट करिश्मा 30 हजारी कोट आपसे विदा लेती हूँ। दुआओं में याद रखें।